Dear all, hope you are doing well. Today we are going to discuss the polymorphism. Polymorphism is basically the ability of a compound to exist in more than one crystalline form. जब एक सिंगल कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, तो उस कंपाउंड को पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। और कंपाउंड की ये एबिलिटी कि वो एक से ज़ायद क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ये सलाहियत, ये फिनामिना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम नाइट्रेट एग्जिस्ट कर सकता है आर्दोरोहम्बिक और रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में। तो पोटाशियम नाइट्रेट को हम पॉलीमार्फ कहेंगे, और पोटाशियम नाइट्रेट की ये सलाहियत कि ये एक से ज़ायद क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सलाहियत पॉलीमार्फिज्म कहलाएगी। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट भी आर्दोरोहम्बिक और रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पॉलीमार्फिज्म को पढ़ना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं फॉर ड्रग डेवलपमेंट, क्योंकि ये इफेक्ट करता है ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को, डिसोल्यूशन रेट को, बायोअवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को भी इफेक्ट कर रहा होता है पॉलीमार्फिज्म। डिसोल्यूशन रेट के बारे में हमने डिसोल्यूशन एंड परमिएशन के चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिसोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। एंड बायोअवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट दैट रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगेन यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा से दी गई है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, पॉलीमार्फिज्म की, तो यहाँ से आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ पॉलीमार्फ के बारे में पढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलीमार्फिज्म का फिनोमेना है, इसको दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक का नाम फ्रेडरिक वोलर था एंड सेकंड वन वाज दी जस्टिस वॉन। और 1832 में उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया, जब वो बेंजामाइड को कूल कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स बनते थे। स्टार्ट में सिल्की नीडल्स बनती थी, लेकिन जब वो ठंडा होने के बाद इसको काफ़ी टाइम के लिए रख देते थे, तो ये जो नीडल्स हैं ये रोहम्बिक क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती थी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बेंजामाइड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेडिसिन के परस्पेक्टिव के हवाले से हम देखें तो एक ड्रग है रिटोनावीर, ये एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसे 1996 में लॉन्च किया गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये फॉर्म 1 में एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स 1998 में ये ऑब्जर्व किया कि जो अब फार्मूलेशन बनाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी वर्स सॉल्युबिलिटी एग्जिबिट कर रही है, जिसकी वजह से इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखा ये गया बाद में कि जो फॉर्म 2 थी ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल थी। जब कोई चीज़ थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, अल्टीमेटली जो कि बायोअवेलेबिलिटी को कम करते हुए लोअर बायोअवेलेबिलिटी की तरफ लीड कर रही थी। तो इस एंड ऑफ स्टोरी ये है कि इस कैप्सूल को मार्केट से विदड्रा करना पड़ा, हालांकि एक बड़ी अच्छी एबट कंपनी इसको बना रही थी। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की जाए तो दो टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे, एक इनेंशियोट्रॉपी है और दूसरा हमारे पास मोनोट्रॉपी है। जब कोई पॉलीमार्फ एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो किसी एक खास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर, और ये फिनोमेना रिवर्सिबल हो, तो हम कहेंगे कि इस फिनोमेना को इनेंशियोट्रॉपी का नाम देंगे, और जो पॉलीमार्फिक फार्म्स हैं उनको हम इनेंशियोट्रॉप्स कहेंगे। एक ड्रग है हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक कार्बामेज़ेपिन, इसके अलावा सल्फर, ये दोनों इनेंशियोट्रॉपी का फिनोमेना शो करती हैं, यानी कि ये एक फार्म से दूसरी फार्म में रिवर्सिबली कन्वर्ट हो सकती हैं। मोनोट्रॉपी, जब ये कन्वर्जन जो है एक फार्म से दूसरी फार्म में किसी खास टेम्परेचर पे नॉट रिवर्सिबल हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को हम मोनोट्रॉपी कहेंगे। और जो हमारे पास पॉलीमार्फिक फॉर्म्स होंगी उनको हम मोनोट्रॉप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक है एक बड़ी मशहूर क्लोरेमफेनिकोल, इसके अलावा मेटोलाजोन, ये दोनों जो हैं मोनोट्रॉपी का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। अगर हम टेबल की फॉर्म में इन दोनों के डिफरेंसेस को देखें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इनेंशियोट्रॉपी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है, जबकि मोनोट्रॉपी इरिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है। इनेंशियोट्रॉपी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल का साइन है, जबकि मोनोट्रॉपी में हमारे पास इरिवर्सिबल का साइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांजिशन जो है ये एंडोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें टेम्परेचर जो है ये एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है।
जबकि जो ट्रांजिशन है मोनोट्रॉपी में ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। इनेंशियोट्रॉपी में लोअर मेल्टिंग फॉर्म थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती है, जबकि मोनोट्रॉपी में हायर मेल्टिंग फॉर्म थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती है। लोअर हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जबकि इसमें हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो ये डिफरेंस है इनेंशियोट्रॉपी का और मोनोट्रॉपी का। काफी सारी ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि फिनोमेना शो करती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक के क्लोरमफेनिकोल है, कार्बेमाजिपिन है। तो स्टडीज ने रिवील किया है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये फॉर्म को आप फॉर्म ए बी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, फॉर्म 1-2 से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस टू एन अदर फॉर्म, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए क्रिस्टल, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर जो है रोहम्बिक फॉर्म से सल्फर जो एसिड मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रोहम्बिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना खास टेम्परेचर 99.5 पे, ये टेम्परेचर जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। इस तरह से पोटाशियम नाइट्रेट आर्द्रोहम्बिक से रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है 128 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये टेम्परेचर 128 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड अदर टर्म हियर इज द आइसोमॉर्फिज्म। जब डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ये जो फिनोमेना है ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है, और ऐसी सब्सटेंसेस जो हैं वो आइसोमॉर्फ्स कहलाती हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आइसोमॉर्फ जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा था, एक कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये एक सेम फॉर्म यानी कि आर्द्रोहिम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली दो डिफरेंट कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर हम टेबुलेटेड फॉर्म में इनका डिफरेंस देखें तो इट इज वेरी सिंपल वन, के जो आइसोमॉर्फिज्म है इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की बात होती है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड की बात होती है। आइसोमॉर्फिज्म में जो कंपाउंड्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फ्स में जो सब कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की बात होती है, यहाँ पे एक कंपाउंड की बात होती है। आइसोमॉर्फिज्म का जो फिनोमेना है ये एलिमेंट्स में नहीं देखा जाता, कैन नॉट बी सीन, जबकि एलिमेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम टेक्निक्स की बात करें पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने के लिए, तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को जानने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी है, सेम है, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हार्ट स्टेज माइक्रोस्कोपी, एक्सआरडीज, एनएमआर, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एंड डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। वन बाय वन हम अगर इनको देखें बड़ा क्विकली, तो वी कैन से द ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी जो है इसमें हम आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल से। वी नो कि आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तमाम डायरेक्शंस में सेम होती हैं, और एनिसोट्रॉपिक्स में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायरेक्शन के साथ वेरी करती हैं। तो जब आप ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी में इनसे लाइट पास करते हैं तो लाइट जो है उसकी ट्रेवलिंग सेम वेलोसिटी से अगर हो रही हो तमाम डायरेक्शन में और वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स हैं। लेकिन अगर दो या तीन डिफरेंट वेलोसिटीज ऑब्टेन हो और मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास मौजूद हो, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। सिमिलरली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं कि पोरोसिटी के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम XRD की बात करें तो XRD डिफरेंशिएट करती है बेसिकली क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म में। अगर यहाँ पे आप पीक्स जो देख रहे हैं ये लार्जर पीक्स हो तो दैट इंडिकेट द क्रिस्टलाइन बिहेवियर, और अगर ये पीक्स शार्प ना हो स्मॉलर पीक्स हो तो दैट इंडिकेट्स द एमॉर्फस बिहेवियर।
तो अगर ये क्रिस्टलाइन पीक्स ज़्यादा हैं तो हमें आइडिया होगा कि हमारा कंपाउंड क्रिस्टलाइन है, और अगर ये स्मॉलर पीक्स हैं तो वी कैन से कि जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज एमॉर्फस। एंड नाउ वी नो द डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये ड्रग्स की दो डिफरेंट फॉर्म्स की हमें एक्सआरडी बताया गया, एल्प्राजोलैम एक ड्रग का नाम है, तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो एक्सआरडी के पैटर्न को देख के बताया जा सकता है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म की ड्रग जो है वो मौजूद है। Similarly, differential scanning calorimetry is basically the amount of energy required to keep the sample at the same temperature। तो enthalpy changes के बारे में हमें ये information provide करती है। Apart from that, heat of fusion, heat of crystallization, इन तमाम चीज़ों के बारे में DSC information हमें provide कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास परमाफ्लॉक्सासिन जो कि फॉर्म 1 एंड 3 में एग्जिस्ट कर रही है, इन दोनों के हमारे पास दो डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स के अगर आप डीएससी पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है। इसी तरह से थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात की जाए तो इट इज बेसिकली द मैस ऑफ सब्सटेंस इज मॉनिटर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये डिग्रेडेशन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि कौन से टेम्परेचर पे जाके आपकी जो ड्रग है वो जो है डिग्रेड होगी। हीट ऑफ सॉल्वेशन के बारे में बताती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफटीआर एनालिसिस किया जा सकता है। एफटीआर इज बेसिकली द फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड एनालिसिस, जो कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी पे इसके इन्फ्लुएंस है, टैबलेटिंग पे इनका इन्फ्लुएंस है, पॉलीमार्फ्स का सॉल्युबिलिटी की रिटोनावीर की एग्जांपल हमने देखी, उसके ऊपर इसका जो है इफेक्ट है। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो डेसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी हमारा पहला पैरामीटर है, और डिफरेंट पॉलीमार्फ्स जो हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट डेसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल शो करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एमॉर्फस फॉर्म्स होती हैं इनकी जो डेसोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन काउंटर पार्ट। इसके बरक्स अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं दैट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एमॉर्फस फॉर्म, और ये लेस प्रोन होती हैं डिग्रेडेशन की तरफ। तो इनके स्टोरेज कंडीशंस को इसी तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉलीमार्फ्स भी हैं हमारे पास जिनको कंप्रेस करना इजी होता है टैबलेट्स फॉर्म में, तो हम टैबलेट्स की तरफ जाएंगे। अगर इनको कंप्रेस करना मुश्किल होगा तो फिर हम किसी और डोजेज फॉर्म को अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए जब हम पॉलीमार्फ्स को इनिशियली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम अगेन जो फार्मूलेशन को बाद में इश्यूज फेस करने हैं, जैसा कि रिटोनावीर को करने पड़े, उस तरह के प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। और अगेन इट इज़ रेगुलेटरी कंसिडरेशन आल्सो कि रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं वो चाहती हैं कि उनको पूरी एक्सटेंसिव टेस्टिंग दी जाए, पॉलीमार्फ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट को अप्रूव करवाने से पहले कि कौन सा पॉलीमार्फ है जो बेटर सॉल्युबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी किसकी बेहतर होगी, बायोअवेलेबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, ये सारी बातें बतानी होती हैं। एंड अल्टीमेटली द स्टेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस आर द बेसिकली द मेन फैक्टर्स जो कि हमें मिलते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के डिफरेंस में। अगर हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने कौन सी फॉर्म की तरफ जाना है, और अगर एमॉर्फस है तो उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से इन्हांस करनी है, और अगर क्रिस्टलाइन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से इन्हांस करनी है। सो बेसिकली हमने एक बैलेंस जो है वो डेवलप करना है ताकि हम एक अच्छी फार्मूलेशन बना सकें। सो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो पॉलीमार्फ बेसिकली एक की पैरामीटर है ड्रग फार्मूलेशन में, क्योंकि ये फिजिको केमिकल पैरामीटर्स को इफेक्ट कर रहा होता है, और अल्टीमेटली ये थेराप्यूटिक परफॉर्मेंस और यूज ऑफ ड्रग्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो पॉलीमार्फ्स को अंडरस्टैंड करना हमें हेल्प करता है कि हम एक मुनासिब एपीआई को या फिर एक्सिपिएंट को सिलेक्ट करें, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हमसे चाहेंगी कि ड्यूरिंग प्री फार्मूलेशन स्टडीज ही हम ये डिटरमिन कर लें कि किस तरह से हमने स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पॉलीमार्फ्स को इवेलुएट करना है, और ड्रग को लॉन्च करने से पहले किस तरह से इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स थे पॉलीमार्फिज्म के। पहले पार्ट में हमने देखा क्रिस्टल्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने पॉलीमार्फिज्म को डिटेल से डिस्कस किया, डेफिनेशन को, आइसोमार्फिज्म के साथ इसके डिफरेंस को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसकी क्या की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।